हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न विद विजय के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल जियोग्राफी के अंतर्गत सांख्यिकी आंकड़ों का निरूपण यानी स्टैटिस्टिकल डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो पिछले भाग में हमने प्रैक्टिकल जियोग्राफी के अंतर्गत यानी प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत जो मैप के प्रकार है, टाइप्स ऑफ मैप्स पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यानी सांख्यिकी आंकड़ों का निरूपण। आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह में डायग्राम और कुछ ग्राफ देखे होंगे, जैसे पाई चार्ट जो लगभग आपको हर जगह देखने को मिल जाता है। इसी तरह कॉलम या फिर बार डायग्राम या फिर लाइन ग्राफ या फिर आपके स्कैटर डायग्राम, इस तरह के आपने बहुत सारे चार्ट और डायग्राम और ग्राफ आपने देखे होंगे जो विभिन्न न्यूज़पेपर, विभिन्न न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूब वीडियोस में भी आप देखते होंगे। तो ये जो जितने भी डायग्राम और ग्राफ बनाए जाते हैं, ये डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए आपको विजुअलाइजेशन के माध्यम से चीज़ें अच्छे से समझ में आए, देखने भर से आप समझ सको, इसलिए बनाए जाते हैं। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन करने के कई तरीके हैं। उनमें से एक तरीका तो हमने जो मैप के माध्यम से, जो मानचित्रों के माध्यम से डेटा को रिप्रेजेंट, भले जनसंख्या घनत्व को दिखाना हो या फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जनसंख्या वितरण को दिखाना हो, आप मानचित्र के माध्यम से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी प्रकार डेटा को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका हमारा है, वो है सारणी, टेबुलेशन। टेबल बना के हम विभिन्न डेटा को लिख लेते हैं। जैसे आपने भारतीय जनगणना के या सेंसस 2011 के जो आंकड़े देखे होंगे, विभिन्न आंकड़े, भले ही वो साक्षरता दर हो, भले ही आपके वर्किंग पॉपुलेशन के डेटा हो, भले ही आपके SC ST पॉपुलेशन के डेटा हो, वो टेबल के माध्यम से आप देखते हैं। तो जो डेटा होता है, विभिन्न तरह के डेटा, भले ही वो स्पेशियल डेटा हो यानी स्थानिक और नॉन स्पेशियल गैर स्थानिक डेटा हो, दोनों तरह के डेटा, जो डेटा भले ही हम या तो खुद कलेक्ट कर सकते हैं, जो खुद कलेक्ट करते हैं वो प्राथमिक डेटा है, और जो किसी और ने कलेक्ट किया और उसको वापस पुनः हम यूज कर रहे हैं तो द्वितीयक डेटा, द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी आंकड़े। तो प्राइमरी आंकड़े और सेकेंडरी आंकड़े वो हमें प्राप्त होते हैं। उन आंकड़ों को हम या तो टेक्स्ट के फॉर्म में भी आपको कह सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा है वो मौसिम राम में होती है, चेरापूंजी के पास मौसिम राम में होती है। तो ये एक तरह का मैं टेक्स्ट के फॉर्म में आपको डेटा बता रहा हूँ। पर टेक्स्ट के फॉर्म में आप कितना डेटा बता सकते हो, उसकी एक लिमिट होती है। तो फिर हम आंकड़ों को टेबल के माध्यम से आपके सामने रखें, मैं आरोही या अवरोही क्रम में आपके वर्षा के डेटा रखूं अलग अलग जगह के, तब आपको समझ में आएगा कि भी हाँ, सबसे ज़्यादा बारिश है जो हो रही है मौसिम राम में और सबसे कम बारिश है जो हो रही है जैसलमेर के सम में। तो इस तरीके से आप टेबल को देख के आपको पता लग रहा है। पर टेबल से भी खूबसूरत तरीके से और भी ज़्यादा अच्छा विजुलाइज कराना है तो हमारे पास एक तो मैप होता है, मानचित्र होता है, दूसरा डायग्राम होता है, तीसरा ग्राफ होता है। तो जेपी शर्मा में आप सांख्यिकी आंकड़ों के निरूपण की विधियां देखेंगे तो उसमें मानचित्र, डायग्राम, ग्राफ और इसके अलावा एक चौथी विधि और लिखी गई है, कार्टोग्राम, जो कि हमने पढ़ी थी, मानचित्र के अंतर्गत ही पढ़ी थी, क्योंकि वो एक विशेष प्रकार का मैप है। उस पे डायग्राम और ग्राफ यूज करके हम उसको ऐसा अट्रैक्टिव बनाते हैं, यानी कि उसकी जो जियोग्राफिकल जो चीज है उससे इतना मतलब नहीं होता हमारा कार्टोग्राम में। कार्टोग्राम में हमारा मतलब होता है ऊपर विजुअलाइजेशन, भले ही हमारे माइग्रेशन का डेटा हो, भले ही ट्रांसपोर्टेशन में बसों की संख्या दिखाना हो, तो वो कार्टोग्राम के माध्यम से हम जो लोगों की आवाजाही है, व्यापार की आवाजाही है, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो कार्टोग्राम में एक विशेष प्रकार होता है फ्लो मैप, जिन्हें डायनेमिक मैप भी कहते हैं। तो उस फ्लो मैप में हम विभिन्न तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन के डेटा, ट्रेड के डेटा, माइग्रेशन के डेटा ये दिखाते हैं। ये हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। एक मानचित्र का जो हमने पढ़ा था, मानचित्र के प्रकार पढ़े थे, उन मानचित्र के प्रकार में एक नया प्रकार है एनिमेटेड मैप का, वो मेरा छूट गया था। तो एनिमेटेड मैप वो होता है कि जैसे आप कोई GIF देखते हो, तो
देखते हो कि कोई, या फिर कोई शॉर्ट वीडियो देखते हो, तो एक भारत का जो मानचित्र है, भारत के मानचित्र पे किस प्रकार जनसंख्या की वृद्धि हुई है, अपन ईयर बाई ईयर हमें अलग से विजुअलाइजेशन देखने को मिले। एनिमेटेड मैप क्या है? डिजिटल मैप है, और इस डिजिटल मैप पे क्या है, हमारे हर साल का डेटा ईयर बाई ईयर हम टाइमलाइन में देख सकते हैं कि 1951 में क्या था, 61 में क्या था, 71 में क्या था, 81 में क्या था, 91 में क्या था, और 2001 में क्या था, और 11 में क्या था। इस तरीके से हम एनिमेशन के माध्यम से एक ही मैप पे जो स्पेशियल क्या चेंजेज आ रहे हैं, किस तरीके की उस भौगोलिक चेंज आ रहे हैं, कहीं पे जैसे वेजिटेशन का चेंज देखना हो तो भी देख सकते हैं, कहीं पे अर्बनाइजेशन का चेंज देखना हो, नगरीकरण, कोई सिटी कैसे ग्रोथ हो रही है, तो एनिमेटेड मैप के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो एक ये था। अब जो हमारे सिलेबस में दो पार्ट है, एक तो है डायग्राम और दूसरा ग्राफ। टेबुलेशन को हम जब सांख्यिकी भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें टेबुलेशन इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ही, तो वो उसको वहाँ देख लेंगे जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करेंगे। तो अभी हमारे दो टॉपिक है, डायग्राम और ग्राफ। डायग्राम और ग्राफ को हम एक एक वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हम डायग्राम को लेंगे, यानी कि डायग्राम को हिंदी में बोलते हैं आरेख, और ग्राफ को इंग्लिश में बोलते हैं आलेख। अब आरेख और आलेख में क्या फर्क है, डायग्राम और ग्राफ में क्या फर्क है? तो डायग्राम जैसे अगर मॉन्क हाउस की परिभाषा देखें तो मॉन्क हाउस कहते हैं कि भाई ये इसमें कॉलम हो सकती है, एक कॉलम हो सकता है, या फिर एक सेक्टर हो सकता है, या फिर रे हो सकता है। इस तरीके से एक पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन है आरेख, मतलब उसमें या तो क्या हो सकता है, सेक्टर हो सकता है, या रे हो सकता है, या कॉलम हो सकता है। जबकि आलेख में क्या है, कोऑर्डिनेशन, एक्स और वाई कोऑर्डिनेशन, उन कोऑर्डिनेशन निर्देशांकों पे कोई भी संख्याएं होगी, निर्देशांकों पे पॉइंट होंगे, और निर्देशांकों के पॉइंट आपस में मिली हुई एक रेखा द्वारा होंगे, तब वो होगा ग्राफ। केवल डॉट डॉट लगाने से कुछ नहीं, मान लो कि ये x है और ये y है, तो इस पे कोई भी ऐसे बिंदु लगे हुए हैं, तो ये वापस में मिलाने पे, इन निर्देशांकों को मिलाने से क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो इस तरीके से मॉन्क हाउस है ग्राफ और डायग्राम, आरेख और आलेख, इन दोनों में अंतर बताते हैं। तो कहीं पे भी अगर आपके इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है कि आरेख और आलेख में क्या अंतर है, तो आप कहेंगे कि मॉन्क हाउस के अनुसार आरेखों को सेक्टर, रे या कॉलम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि आलेखों को निर्देशांकों पे अंकित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ऐसी छोटी छोटी जब डेफिनेशन पूछी जाती है और आपके मुंह में शब्द कम पड़ जाते हैं तो आपका इंटरव्यू खराब हो सकता है। तो ये जो बेसिक चीजें होती है, भले आपको मैप की हो, भले मापनी हो, आरेख हो, आलेख हो, इस तरह की चीजें पूछी जाती है। तो अब हम आज का टॉपिक है हमारा डायग्राम, सांख्यिकी आंकड़ों के निरूपण में डायग्राम, इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो डायग्राम का क्लासिफिकेशन है, आरेखों का वर्गीकरण है, वो हमें समझ लेना चाहिए। जैसे शुरुआत में मैंने जेआरएफ कर ली थी, तो उस समय मुझे ये नहीं पता था कि आरेखों में एक विमीय होता है, द्विविमीय होता है, त्रिविमीय होता है। मैं तो यही समझता था कि एक विमीय मतलब एक सिंगल, भले ही उसकी एक ही विमा, भले लंबाई और चौड़ाई दोनों हैं तो वो हो गया द्विविमीय, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है त्रिविमीय। ये तो मतलब सबको पता है, 1D, 2D और 3D। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि उसमें था कि पिरामिड आरेख है, पिरामिड डायग्राम है, वो किसका प्रकार है। तो पिरामिड आरेख जिसका प्रकार है वो है एक विमीय। अब पिरामिड, मुझे तो लगा कि भाई ये तो 2D सतह पे है, दोनों तरफ बना हुआ है, तो मैं तो उसको 2D कर दिया। तो इस तरीके से ये सवाल अब जबकि पिरामिड डायग्राम है एक विमीय, तो ये किस प्रकार है। तो इसमें ये होता है कि हम जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, उन आंकड़ों में हम जिस चीज का यूज कर रहे हैं, केवल लंबाई का यूज कर रहे हैं, केवल लंबाई और चौड़ाई, आंकड़ों की बात है। यहां इस जगह को, सतह को भरने भर से नहीं है। जैसे पिरामिड डायग्राम में केवल उसका जो परसेंटेज है, उसकी लंबाई के अनुसार परसेंटेज देखा जाता है।
बार डायग्राम में उसकी ऊंचाई देखी जाती है, उसकी चौड़ाई नहीं देखी जाती कि बार कितना चौड़ा है। तो इस तरीके से केवल और केवल एक विमा देखी जाती है, एक डायमेंशन देखा जाता है, इसलिए इनको इंग्लिश में वन डायमेंशनल और हिंदी में एक विमीय आरेख कहते हैं, वन डायमेंशनल डायग्राम या एक विमीय आरेख। इसी प्रकार अब यहां तो केवल लंबाई भर से हमको मतलब था, जब लंबाई और चौड़ाई दोनों हमारे काम में आए तब वो आरेख है द्विविमीय कहलाएगा। तो द्विविमीय आरेख में लंबाई और चौड़ाई यानी कि ये एरियल डायग्राम भी हो गए, एक तरह से एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, एरिया होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई एरिया हो गया। तो भले जैसे वृत्त है तो वृत्त में एक तरह का क्षेत्रफल आ जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, वलय का आ गया, स्क्वायर का आ गया, या फिर रेक्टेंगुलर का आ गया। वृत्त, आयत, इन सब के क्या है हम क्षेत्रफल देखते हैं। तो इसलिए लंबाई और चौड़ाई दोनों यूज होने की वजह से ये हो गए द्विविमीय। अब बात करते हैं 3D त्रिविमीय, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमा काम आए तो वो आरेख कहलाएगा त्रिविमीय आरेख या 3 डायमेंशनल डायग्राम। तो इसमें गोला हो गया, स्फीयर, या फिर घन क्यूब हो गया, या फिर ब्लॉक पुंज हो गया, ब्लॉक पाइल डायग्राम हो गया। तो इस तरीके से हमने डायग्राम है वो डायग्रामों का क्लासिफिकेशन है देख लिया है। अब हम आते हैं सबसे पहले एक विमीय पे। तो एक विमीय के जो प्रकार है, एक विमीय के प्रकार में मुख्य रूप से जो पहला है रेखीय डायग्राम, रेखीय यानी कि लाइन डायग्राम। दूसरा है बार डायग्राम, तीसरा है पिरामिड डायग्राम, चौथा है रेन डिस्पर्जन या फिर वर्षा प्रकीर्णन डायग्राम, और पांचवा है जल बजट वाटर बजट डायग्राम, और छठा है पवनारेख या विंड रोज डायग्राम या स्टार डायग्राम जिसको कहते हैं। जो पवनारेख है, वैसे तो जेपी शर्मा की बुक में पवनारेख को आपके विशेष प्रकार के डायग्राम में रखा है, पर जो मिश्रा सर है उन्होंने इसको वन डायमेंशनल में रखा है। वैसे तो विंड रोज में जो उनकी भुजाएं होती है उनकी लंबाई से ही मतलब है, उनकी चौड़ाई से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए उनका जो मिश्रा सर ने रखा है वन डायमेंशनल में वो भी सही है। इसके अलावा कुछ स्पेशल प्रकार के डायग्राम की बात करें इन तीनों के अलावा, तो उसमें एक तो टर्नरी डायग्राम है जो त्रिभुजाकार डायग्राम होता है, टर्नरी डायग्राम बोलते हैं इंग्लिश में, वो होता है, और एक आध और है जो हम आगे कर लेंगे। तो सबसे पहले लाइन डायग्राम की बात करते हैं। हम इनको थोड़ा सा सिंपल रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ड्रॉ करने की कुछ मैं टेक्निक है वो भी मैं बता दूंगा। सिंपल रखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे वरना क्या यूनिट पूरी नहीं होगी। मैं डिटेल में करवाऊंगा इन फ्यूचर, सभी सारे डायग्राम, सारे ग्राफ, सारी चीज़ें मैं डिटेल में कराऊंगा। प्रैक्टिकल जियोग्राफी मेरा वैसे भी अच्छा है, मतलब स्पेशलाइजेशन है, तो मैं इनको सारी चीज़ों को करवाऊंगा। फाइलों में कैसे बनाया जाता है, कार्टोग्राफी कैसे की जाती है, ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, खेतों को कैसे मापा जाता है, सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा। तो हम चलते हैं पहले तो वन डायमेंशनल डायग्राम में। तो वन डायमेंशनल डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम हिंदी में बोलते हैं रेखीय डायग्राम। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये वन डायमेंशनल। एग्जाम में ज्यादातर ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें इतना ही पूछा जाता है, पर जो सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी ये सिलेबस में है। तो सिलेबस में है तो आपको ध्यान रहना चाहिए, अगर आपके लिखने के मैटर होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे इसको अगर ड्रॉ करें तो हमारे पहले हम जैसे कोई एक नीचे लाइन खींच लेते हैं, और लाइन खींच के इसके बाद में इधर की साइड भी एक लाइन खींच लेते हैं। तो ये हमने एक लाइन खींच ली है, ये थोड़ी सी सीधी नहीं बनी है, तो मैं सारी चीजें क्या थोड़ी सी बना के बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। मान लो नीचे कोई अपन अलग अलग जगह की क्या है जगह लिख लेते हैं, जैसे कि अपन राजस्थान के कुछ जिले लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बाड़मेर लिख लिया,
यहाँ पे जोधपुर लिख लिया, यहाँ पे जयपुर लिख लिया, यहाँ पे अलवर लिख लिया। इस तरीके से हमने कुछ जिले लिख लिए। हमारे सामने क्या कुछ आंकड़े दिए हुए थे और वो आंकड़े थे कृषि उत्पादन के। कृषि उत्पादन के आंकड़े थे। कृषि उत्पादन में भी खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़े थे, जो फूड ग्रेन क्रॉप थी उनके आंकड़े थे। तो खाद्यान्न उत्पादन अलग अलग जिलों का अलग अलग जिले थे, माना कि कुछ जिले दे रखे थे और उनका प्रोडक्शन दे रखा था। अब उन प्रोडक्शन को हमें जो ड्रॉ करना है वो लाइनों में करना है और उनकी वैल्यू। तो इधर हमने जैसे कुछ वैल्यू लिख ली, यहाँ पे लिख लिया 10, 20, 30, 40, 50। ये टन में वैल्यू हो गई। किस में होगी? टन में वैल्यू होगी। जैसे टन में दे रखा है तो ये हमारी टन में वैल्यू होगी। तो बाड़मेर में अगर मान लो 25 टन अनाज उत्पादन हुआ है तो हमने 30 और 20 के बीच में 25 बना दिया। और इसमें अब हमारे लाइनें बना रही है। अब जैसे मैं अभी गलती से बार बना रहा था, बार नहीं बनाना है, ओनली लाइन बनानी, तो लंबी लाइन ने खींच ली। जोधपुर का 35 हुआ तो हमने 35 खींच ली, या फिर जयपुर का 50 हुआ तो हमने 50 खींच ली, और अलवर का मान लो 15 हुआ तो 15 खींच ली। तो इस तरीके से सबकी वैल्यू, जैसे ये अब डायग्राम और ग्राफ में फर्क क्या है कि डायग्राम को प्लेन पेपर पे बनाया जा सकता है, ग्राफ को ग्राफ पेपर पे ही बनाना होता है, क्योंकि हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर हमें ये समानांतर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ बिंदु दिख रहा है यहाँ लगा लिया, आपको बिल्कुल पैरेलल इसके सीध में ही बिंदु लगाना है। और डायग्राम जैसे मैं तो अभी जैसे पेन से बना रहा हूँ, थोड़ा सा स्केल वगैरह मुझे इतना अभी इस पे यूज नहीं करना आ रहे, तो इनको थोड़ा सा साफ सुथरा बनाना है। बाकी अब जैसे इसमें वर्टिकल स्केल है, तो जैसे मान लो कि ये जो है हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर है तो मैं यहाँ पे पैमाना भी लिख लूंगा, वर्टिकल स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 10 टन। तो इस तरीके से ये हो गया। और हमारे विजुअलाइजेशन केवल लाइन है, लाइन डायग्राम, रेखा आरेख में केवल रेखाएं भर खींचते हैं। दूसरा जो हमारे डायग्राम है वो है बार डायग्राम। तो हम बार डायग्राम ले लेते हैं। बार डायग्राम में क्या है, लाइनों की जगह बार बनाएंगे, दंड बनाएंगे। अब जैसे आपने चॉकलेट बार जो आइसक्रीम होती है वो खाई होगी, तो उसमें क्या होता है, एक बार होता है। तो बार कैसा होता है, बार इस तरीके का, जैसे इसमें क्या है, बीच में हम जगह छोड़ रहे हैं। अगर जगह नहीं छोड़ेंगे तो ये हिस्टोग्राम बन जाएगा, तो ये हिस्टोग्राम नहीं बनाना है, बीच में जगह छोड़नी है। और सारी जगह है थोड़ी सी एक बराबर जगह छोड़े, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सबके बीच में स्पेस है वो बराबर छोड़ें, बराबर छोड़ने से अच्छे लगेंगे। तो ये हमने बना दिया बार डायग्राम। अब हमारे बार डायग्राम है वो 4 प्रकार का था। बार डायग्राम खुद ही कितने प्रकार का था, बार डायग्राम हमारे 4 प्रकार का था। दंड आरेख 4 प्रकार का था। एक सिंपल, जो मैंने अभी बनाया वो सिंपल बार डायग्राम है, सरल दंड आरेख है। दूसरा बहुदंड आरेख, मल्टीपल बार डायग्राम। और तीसरा मिश्रित दंड आरेख, कंपाउंड बार डायग्राम। और चौथा द्विदिशा दंड आरेख, यानी कि ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम। तो इस तरीके से हमारे 4 होते हैं। अब इन चारों को हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमने इसको बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, ये हमने देख लिया। अब सिंपल की जगह अगर हमारे कुछ मान लो कि यही हमारे क्या है, अब जैसे फूड ग्रेन की क्रॉप थी। अब इस फूड ग्रेन की क्रॉप में क्या है, मतलब बाजरा कितना है, गेहूं कितना है, चावल कितना है, इनको डिवाइड करना था। तो इसी में अगर बार डायग्राम का सिंपल की जगह अगर कंपाउंड करूं, मिश्रित करूं, तो मिश्रित में हम इसमें बांट देंगे। जो जो मतलब फसलें हैं हमारी उनको हम बांट लेंगे। माना कि हमने 4 फसलों में इनको कर दिया है, ये 4 फसलें हमने कर दिए। और इन 4 फसलें करने के बाद हमने इसमें अब अलग अलग कलर भरेंगे। तो अलग अलग कलर भरेंगे, जैसे भाई बाड़मेर में ये हमारे बाजरा हो गया, तो
ये हमारे बाजरा हो गया। ये जो नीचे वाला हम पैरा है इसको केवल बाजरे में भर देते हैं। गेहूं वाला हमने सफेद रख दिया और ऊपर वाले को हमने जो चावल वाला है उसको पीला कर दिया। तो हमने यहां पे पीला कर दिया। इसमें आप शेडिंग भी कर सकते हो। शेड है वो पेंसिलों से तिरछी रेखा बना सकते हो, दूसरी तरफ तिरछी रेखा बना सकते हो, अलग डायरेक्शन की चौकड़ी बना सकते हो। तो अलग अलग प्रकार के शेड भी कर सकते हो। लाइनें बना रहे हो तो सेट स्क्वायर से बनाओ। जैसे कि सेट स्क्वायर कैसा होता है? सेट स्क्वायर की बात करें तो ये इस तरीके का सेट स्क्वायर होता है। इसको आप मतलब टेढ़ा रख के वैसा स्केल के साथ अगर रखेंगे तो ये आपके बहुत बढ़िया मतलब लाइनें बनाएगा। तो ये यूज कर सकते हो। तो इसके अलावा अगर हमारे पास और कौन सा कलर है तो, और अब जैसे इसमें वही मान लो कि मेरे पास कलर हो गया, ये बैंगनी कलर हो गया, तो मैं ऊपर वाले अदर में बैंगनी भर देता हूं। तो ये हमारे जो प्रकार हो गया ये हो गया कंपाउंड। बार डायग्राम में पहले तो सिंपल था सारी चीजें, अब इन सिंपल में भी हमने और डिटेल में दे दिया है। तो ये हमारे कैसा डायग्राम हो गया? ये हमारे हो गया कंपाउंड बार डायग्राम। अब इसी का तीसरा प्रकार है मल्टीपल बार डायग्राम। अब मल्टीपल बार डायग्राम की बात करें तो मल्टीपल बार डायग्राम में हमें दो जगहों के बीच में कोई अंतर देखना है, दोनों जगहों के बीच में। तो दोनों जगहों के बीच में मान लो कि हमारे एक हमने क्या लिया, एक हमने लिया एमपी और एक लिया यूपी। एक उत्तर प्रदेश लिया और एक मध्य प्रदेश लिया। उत्तर प्रदेश में फूड प्रोडक्शन लिया और एक मध्य प्रदेश में फूड प्रोडक्शन लिया। तो यूपी का हमने जैसे अगर मान लो बनाया तो इसको क्या है मतलब शेड में बना दिया, पूरा डार्क में हमने बना दिया। और इसमें अलग अलग सालों का, पिछले 4 सालों का हमने देख लिया, यानी कि 2020, 2021, 2022 और 2023। ये यहाँ का फूड प्रोडक्शन है वो हमने देख लिया। तो इसके है हमने शेडेड बना देंगे। फूड प्रोडक्शन है इसका हमने शेडेड बना देंगे। और ये यूपी का बना दिया और साइड में हम लिख लेंगे कि भाई ये बैंगनी कलर का जो शेड है ये किसका है? यूपी का। और ब्लैंक वाला है वो एमपी का। तो दूसरा हम जैसे इसका कंपेयर कर रहे हैं तो एमपी का भाई थोड़ा इससे कम है, अलग अलग सालों का। और ये तो इस तरीके से मल्टीपल बार डायग्राम, यहां एक से अधिक बार दिख रहे हैं आपको, एक से अधिक बार दिख रहे हैं। 2020 के, 2021 के, एक ही साल में हमारे 2 बनाए हुए हैं, एक बनाया यूपी का और एक बनाया हमने एमपी का। तो मल्टीपल बार डायग्राम आपको दिख रहे हैं। बार डायग्राम में भी एक प्रकार हो गया, इसमें एक शेड यूपी का फिक्स रखना है और एमपी का फिक्स रखना है। एक को खाली रख दो, एक को शेडेड कर दो, ये बेस्ट तरीका है, ज्यादा आपके स्याही खत्म नहीं होगी। तो ये तो हो गए 3 प्रकार। अब मान लो कि कोई आंकड़े पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, 2 तरह के आंकड़े हैं, धनात्मक आंकड़े भी है और ऋणात्मक आंकड़े भी है। तो दोनों आंकड़ों के लिए द्विदिशा दंड आरेख का प्रयोग किया जाता है। तो द्विदिशा दंड आरेख किस प्रकार होगा? तो द्विदिशा दंड आरेख हम देखते हैं अभी। मान लो जैसे ये आंकड़े हैं, ये माइनस में भी है, क्या है ये आंकड़े हमारे माइनस में भी, तो ये 0 इधर लिख दिया, ये 10, ये 20, ये 30, और इधर -10, -20 और -30। इस तरीके से 0 हमारे बीच में। और ये हमारे जैसे ट्रेड का देखना है, भारत का जो व्यापार है, व्यापार संतुलन का देखना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का देखना है। तो कभी हमारा व्यापार है वो प्लस में होता है, कभी माइनस में होता है। तो जो हमारा प्लस का आंकड़ा, मान लो कोई सालों का हम देख रहे हैं, तो सन भाई 2000 का देख लिया, फिर 2001 का देख लिया, 2002 का देख लिया, इस तरीके से हमने देख लिया। तो 2000 में माना कि हमारा जो ट्रेड था वो पॉजिटिव था, तो अब 0 से शुरू करेंगे, इसको बनाएंगे पॉजिटिव।
ये हमारा पॉजिटिव बन गया। 2001 में हमारा नेगेटिव था, मान लो 20, तो ये बना दिया हमने नेगेटिव। और वापस 2002 में हमारा फिर से थोड़ा सा नेगेटिव था, तो ये हमने बना दिया थोड़ा नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारे जो बार डायग्राम बन गए हैं, और पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है, ये प्लस के आंकड़े हो गए और उधर माइनस के आंकड़े हो गए, दोनों दिशा में आंकड़े हो गए, इसलिए इनको ड्यू डायरेक्शनल बार डायग्राम कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो बार डायग्राम है वो पूरे हो गए। अब बार डायग्राम से आगे की बात करें तो हमारे सामने आता है पिरामिड डायग्राम। क्या आता है? पिरामिड डायग्राम। आपने पिरामिड, आप जैसे भूगोल के अंदर दो जगह पढ़ते हो, एक तो जनसंख्या पिरामिड और दूसरा एल्टोनियन पिरामिड, जिसको इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं, जो कि एनवायरमेंटल जियोग्राफी या पर्यावरणीय भूगोल में पढ़ते हो, या पर्यावरणीय एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट है वो भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा तात्पर्य ज्यादातर जनसंख्या पिरामिड से, तो जनसंख्या पिरामिड में क्या हम आंकड़े प्रयोग करते हैं जनसंख्या के। तो किसी देश के, किसी राज्य के, किसी जिले की हमें जनसंख्या संरचना को समझना हो तो जनसंख्या पिरामिड बहुत काम आते हैं। जनसंख्या पिरामिड में दो चीजें यूज होती है मुख्यतया दो चीजें होती है। तो मुख्यतया कौन कौन सी होती है? एक तो आयु वर्ग होता है, दूसरा हमारा होता है लिंग। आयु वर्ग और लिंग संरचना, ये इसकी स्ट्रक्चर हमारे डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर है, आयु वर्ग की और लिंग संरचना की स्ट्रक्चर इससे क्लियर हो जाती है। पिरामिड में ये पिरामिड की शेप की तरह होता है, इसलिए इसको पिरामिड आरेख, पिरामिड डायग्राम कहते हैं। अब इस पिरामिड आरेख में एक तरफ क्या है? महिलाएं, तो एक तरफ पुरुष यूज किए जाते हैं। यहां पे आपको लाल कलर में दिख रहा होगा, तो लाल कलर में महिलाओं के लिए यूज किया गया है, पुरुषों के लिए ब्लू कलर में यूज किया गया। अलग अलग किताबों में कभी फीमेल इधर और कभी मेल इधर, इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। बस आप किसी भी, अगर मान लो बुक या कोई भी जगह यूज कर रहे हो इसको, उस बुक में आप मेल एक तरफ दे रहे हो ना, तो फिर मेल एक तरफ ही दो, वरना कंपैरिजन में दिक्कत होगी। ऐसा नहीं कि मैं एक स्लाइड में मेल इधर कर रहा हूं और दूसरी में फीमेल इधर कर रहा हूं, तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। डेटा को कंपेयर करने के लिए पिरामिड बनाए जाते हैं। अब एक देश का ऐसे बना दूं और एक देश का उल्टा बना दूं तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो जो भी बनाओ एक तरफा बनाओ। अब इसमें क्या होता है कि किस आयु वर्ग में कौन से लिंग की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है, नीचे ये परसेंट लिखे हुए हैं, जैसे 0 से 4 वर्ष वाला, फिर 5 से 9 वाला, फिर 10 से 14 वाला, फिर 15 से 19 वाला। जनसंख्या के आंकड़ों की बात करें तो 0 वर्ष का कहने का तात्पर्य है कि जब तक 364 दिन का कोई भी 364 दिन का कोई भी बॉय या गर्ल, बच्चा जो भी है 364 दिन का है, तो वो 0 वर्ष का है। जैसे ही पूरा 1 साल का होगा, 365 दिन का होगा, तो 365 दिन से लगा के 1 साल और 364 दिन तक वो कहलाएगा 1 साल का। और 14 साल का कौन सा कहलाएगा? 14 साल और 364 दिन का। तो यहां पे 4 साल लिखा हुआ है, तो 4 साल 0 साल से लेके, यानी जन्म से लेके 4 साल और 364 दिन तक का जो आदमी होगा, रिटायरमेंट की एज 60 है। जैसे ही 60 साल का हुआ रिटायर, 59 साल और 364 दिन का है तो वो रिटायर नहीं। इसलिए आपके डिपेंडेंसी रेशियो में आपने 59 ईयर देखी होगी। अभी हाल फिलहाल में 64 भी कहीं देखी जाती है, क्योंकि मतलब काम करते हैं लोग 64 साल तक भी, तो 65 साल तक काम करते हैं, मतलब 65 का होते ही रिटायर हो जाते हैं, 64 तक का काम करते हैं। तो ये जो है 0 से 4 हमने 5-5 साल का एक ब्रैकेट बना दिया, और 5-5 साल के ब्रैकेट में अब ऊपर की साइड है वो बूढ़ी जनसंख्या है, नीचे युवा जनसंख्या, ये फैला हुआ है, तो यहां पे क्या है? युवा जनसंख्या ज्यादा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है वो है सिंपल पिरामिड डायग्राम, सरल पिरामिड आरेख। अब हम आगे बात करें इसकी, तो
दूसरा जो हमारे पिरामिड आरेख आता है वो आता है सुपर इम्पोज्ड पिरामिड डायग्राम, अध्यारोपित पिरामिड डायग्राम। अब माना कि ये जो मैप है मेरे राजस्थान का है, किसका है? राजस्थान का है। अब इस राजस्थान में अब मैं ये जो बार बना रहा हूं, इन बार को क्या है थोड़ा और दूरी से बनाऊंगा, और बीच में जो ये बार होंगे ना, इनका कलर पे एक, जैसे ये तो कलर में किए हुए हैं ऐसे, दूसरे में बिल्कुल प्लेन रख के किसका बना दूं? प्लेन रख के एमपी का बना दूं। राजस्थान और एमपी का हम कंपेयर कर रहे हैं कि यहां पे युवा जनसंख्या कितनी है, दोनों कंपेयर कर रहे हैं। तो जो जैसे मैं नीचे वाला एक पट्टा बना रहा हूं, यहां आपको बना के बता देता हूं। जैसे ये मैंने 0 से 4 लिखा, और 0 से 4 में ये मैंने सबसे पहले बना दिया आपके राजस्थान का बना दिया। राजस्थान को मैंने डैश डैश से कर दिया। इसी के ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर मैंने किसका बना दिया? एमपी का बना दिया। इसके जस्ट ऊपर किसका बना दिया? एमपी का बना दिया। इसके जस्ट ऊपर मैंने एमपी का बना दिया। अब ये 0 से 4 हो गया, थोड़ी और जगह छोड़ेंगे, फिर जगह छोड़ के 5 से 9 का। जगह छोड़ने से थोड़ा सा क्या है, अब ये इसमें जगह नहीं छोड़े तो भी दिक्कत नहीं है सिंपल वाले में, पर सुपर इम्पोज वाले में जगह नहीं छोड़ेंगे तो आंकड़े बिल्कुल विजुलाइज नहीं होंगे, अच्छे से दिखेंगे नहीं। तो फिर मैं 5 से 9 के भी बना देता हूं। 5 से 9 वाले में ये इतना है तो ये इतना है, तो इसके ऊपर कंपेयर के लिए भाई ये एमपी का इतना है, ये एमपी का इतना है। चौड़ाई फिक्स रखनी है, पर यहां चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, यहां केवल इसकी लंबाई से मतलब, ये चौड़ा कितना है पट्टा, इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए एक विमीय वन डायमेंशनल डायग्राम है। और नीचे वाले को हमने शेड कर दिया ताकि ये दिख रहा है। अब साइड में जब लिखेंगे तो ये ऊपर वाला मैंने जैसे शेड है वो गलत कर दिया है, तो ये इस तरीके से यहां शेड में लिख दिया राजस्थान, और बिना शेड वाला लिख दिया मैंने एमपी। तो इस तरीके से ये मेरा बन जाएगा कौन सा? सुपर इम्पोज्ड, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज्ड है, इसलिए ये क्या है? अध्यारोपित पिरामिड डायग्राम है। अब हम अगले पिरामिड डायग्राम की बात करते हैं, वो है कंपाउंड पिरामिड डायग्राम। कंपाउंड पिरामिड डायग्राम है, जैसे जनरली तो हमने देखा पिरामिड डायग्राम में दो चीजें होती है, एक तो आयु वर्ग होता है, एक लिंग संरचना होती है। आयु वर्ग और लिंग संरचना के अलावा भी कुछ जनसंख्या के आंकड़े हैं वो दिखाए जा सकते हैं पिरामिड डायग्राम के माध्यम से, तो वो हम कंपाउंड पिरामिड डायग्राम में देख सकते हैं। कैसे? तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि भाई मान लो कि हम राजस्थान की जनसंख्या है, इस जनसंख्या को ईयर वाई देख रहे हैं। तो मान लो कि ये 1951 की ये जनसंख्या है हमारे पास, 1951 की जनसंख्या है। फिर ये 1951 की जनसंख्या है, थोड़ी सी 61 में और बढ़ गई, और ये हमारे थोड़ी सी बड़ी हो गई, ये 1961 ले ली, फिर और बड़ी हो गई, और ये हो गई 1971 में, फिर और बड़ी हो गई, ये हो गई हमारे 81 में, और इस तरीके से आप और मतलब 2011 तक बना सकते हो। अब मैं आपको समझाने भर के पर्पज से बना रहा हूं। तो अब हम अगर इसमें बात करें तो ये तो जनसंख्या पूरी जनसंख्या हो गई। अब इस पूरी जनसंख्या में कुछ जनसंख्या ग्रामीण थी, कुछ नगरीय थी। नगरीकरण पहले कम था, तो शुरुआत में जैसे ये नगरीकरण यहां थोड़ा सा, जैसे ये नगरीकरण है, बाकी ये ग्रामीण जनसंख्या है, और ये वाली है जो हमारी क्या है? ग्रामीण जनसंख्या है। बाकी वाली ये ग्रामीण जनसंख्या, और शेडेड वाली है अर्बन जनसंख्या है। तो इस तरीके से ये हमारे जो इन रेखाओं को मिला लेंगे, और इस तरीके से ये पिरामिड की शेप नजर आ रही है। और इसमें जो शेडेड पार्ट है, वो शेडेड पार्ट हमारा क्या है? नगरीकृत जनसंख्या, और बाकी है ग्रामीण जनसंख्या। इसको साइड में लिख लेंगे। जो शेडेड पार्ट
शेडेड पार्ट मतलब नगरीय जनसंख्या, क्या नगरीय जनसंख्या, नगरीय पॉपुलेशन। और जो खाली वाला पार्ट है ये हो गई हमारे ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण पॉपुलेशन। तो इस तरीके से हमने ये क्या बना दिया है, मिश्रित पिरामिड आरेख। तो पिरामिड आरेख तीन प्रकार के हो गए, सिंपल पिरामिड आरेख, सुपर इम्पोज्ड पिरामिड आरेख, और तीसरा हो गया हमारा मिश्रित पिरामिड आरेख। तो इस तरीके से हमने जो पिरामिड आरेख है वो भी पूरा कर लिया। अगला जो हमारा आरेख है, डायग्राम है, वो है वर्षा प्रकीर्णन आरेख। तो वर्षा प्रकीर्णन जो आरेख है वो किसी स्थान पे जो बारिश हो रही है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो हम उस स्थान पे बारिश कौन से महीने में कैसी हो रही है इसका हम देखना चाहते हैं कि भाई कौन से महीने में कितनी होती है। तो किसी एक साल का डेटा लें तो वो हो सकता है फॉल्स डेटा हो, मतलब किसी साल ज़्यादा बारिश हो और हम उसी साल का दिखाएं तो हमें ज़्यादा बारिश दिखेगी। तो इसलिए क्या कई सालों का हम एक साथ डेटा लेते हैं, एवरेज डेटा, भले 10 साल का हो, 30 साल का हो, अलग साथ डेटा लेते हैं। तो हम इसके लिए मान लो जो वर्षा प्रकीर्णन आरेख है, इस वर्षा प्रकीर्णन आरेख में मान लो कि ये जनवरी का हो गया, फरवरी का हो गया, मार्च का हो गया, इसी तरह अप्रैल का हो गया। तो इस तरीके से हम पूरे दिसंबर तक के किसी स्थान के बना देते हैं और उनमें जो वैल्यू होगी वो आरोही और अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे। भाई किसी साल वर्षा सबसे कम होगी तो एक तो हमारे जो एक मिनिमम लेनी है, दूसरा एक मैक्सिमम लेनी है, दूसरा इनका एवरेज, पूरे जैसे 10 साल का लिया 10 साल का जो एवरेज, और एक लेना है चतुर्थक 1 और एक चतुर्थक 3, पहला चतुर्थक और तीसरा चतुर्थक, जिसको Q1 या Q से और Q3 से व्यक्त करते हैं। तो ये जो हम ले लेते हैं, इनके लेने के बाद में हर जनवरी का अलग ले लिया, फरवरी का अलग ले लिया। तो जैसे ये जनवरी की जो मिनिमम भाई 30 सेंटीमीटर बारिश है तो यहाँ रख लिया, अधिकतम उसकी भाई 40, 50, 60, 70 है तो इसको यहाँ रख लिया। फिर इनका एवरेज निकाला तो बीच में एवरेज बन गया। अब इसमें अलग अलग कलर कर देंगे, तो अलग अलग कलर कर लेंगे तो हमारा जैसे कुछ भी अलग अलग कलर कर दो और सब में एक जैसा ही करना है, पहले चतुर्थक का, दूसरे का, मतलब जैसे जो मिनिमम वाली ये वैल्यू मिनिमम से लेके Q1 का ऐसे, और उनकी लीजेंड दे देनी है। तो इस तरीके से हम क्या है सारे आंकड़े जमा देंगे और हमें पता चलेगा कौन से महीने में कितनी बारिश हो रही है और कितनी परिवर्तनशीलता है, कितनी रेंज है उसमें, कि मिनिमम कितनी हो रही, मैक्सिमम कितनी हो रही है, एवरेज कितनी हो रही है। एक मोटा मोटा हमें आइडिया पता चल जाएगा कि भी ज़्यादातर बारिश है वो इतनी होती है। तो उस स्थान को देखने के लिए वर्षा प्रकीर्णन आरेख, रेन डिस्पर्जन आरेख है, वो काम में लिया जाता है। कहीं के भी वर्षा के हमें आंकड़े देखने किसी स्थान के, तो ये हो गया रेन डिस्पर्जन आरेख। अगला है हमारा 1D में ही जल बजट। कौन सा है? जल बजट, वाटर बजट आरेख, जल बजट आरेख। जल बजट आरेख है वो दिया था सी थॉर्नथवेट ने। सी थॉर्नथवेट कौन? जो कोपेन ने क्लासिफिकेशन दिया, जलवायु का वर्गीकरण दिया, तो थॉर्नथवेट ने भी अपना जलवायु का वर्गीकरण दिया और उनका जो आधार था वो था पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन कितना है उसके आधार पे उन्होंने वो दिया था। तो इसमें जो जल बजट आरेख में वो दो चीजें काम में लेते हैं। जैसे मान लो कि किसी स्थान का हमें जल बजट आरेख बनाना है तो हमें पता होनी चाहिए, एक तो वहाँ की वर्षण प्रेसिपिटेशन का आंकड़े पता होने चाहिए, वर्षा कितनी हो रही है, तो वर्षा के आंकड़े हमें पता होने चाहिए। अब मान लो कि जनवरी में बारिश बहुत कम होती है तो ये हमारी जो वहाँ की जो एवरेज वर्षा है वो हम ले लेंगे। फिर फरवरी में भी कम है, मार्च में भी कम है, अप्रैल में भी कम है, मई में थोड़ी बढ़ी, जून में बढ़ी, जुलाई में बढ़ गई, अगस्त में बढ़ गई, फिर सितंबर में कम हुई और फिर अक्टूबर कम होते वापस नीचे आ गई। ये इस तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस तरीके से हम आंकड़े सारे लिख लिए। तो ये तो हमारे वर्षा के आंकड़े हो गए प्रेसिपिटेशन के। दूसरा इसमें पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, कितना वहां से एक तरह से इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों का साथ के, मतलब पोटेंशियल कितना है, तो वो कितना हो रहा है। तो जैसे यहाँ ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा 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 ज़्यादा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि बारिश के महीने में, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया। इस तरीके से मान लो ये पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन की रेखा है, इसको हम जैसे कि अलग कलर से हो सकता है इसको व्यक्त कर दें। तो ये अलग कलर से हमने इसको व्यक्त कर दिया। ये पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन की रेखा है और ये हमारे प्रेसिपिटेशन वर्षण की रेखा है। अब क्या है, बारिश कम है, इवेपोरेशन ज़्यादा है, वाष्पीकरण ज़्यादा है, तो क्या होगी, जल की कमी होगी, जल का अभाव होगा। तो इसको वाटर डेफिसिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर डेफिसिट। वाटर डेफिसिट के लिए हम हो सकता है एक शेड यूज कर लें, या फिर कमी के लिए पूरा वाइट स्थान है, वो हम वाइट स्थान दिखाने के लिए, क्या मतलब है, यहाँ कमी है। अब कुछ कमी हो रही है, अब ये जो कमी है इससे क्या है, पूरी धरती के अंदर जो सॉइल का मॉइस्चर है ना वो भी सूख जाता है। फिर बारिश होगी तो सरप्लस होगा। शुरुआत का जो सरप्लस है वो किसमें काम आएगा, शुरुआत का जो सरप्लस है वो काम आएगा सॉइल का मॉइस्चर का वापस रिचार्ज के लिए। जो सॉइल का रिचार्ज होगा, 10 सेंटीमीटर तक सॉइल खुद वापस पानी लेगी। फिर एक बार जब सरप्लस हो जाएगा तो पानी क्या होगा, अब सरप्लस है तो बहेगा पानी, तो पानी का रन ऑफ होगा, बहाव होगा और बह जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा मान लो ये यहाँ तक अपने रिचार्ज हुआ 10 सेंटीमीटर का, और ये वाला जो हमारे अगला है, अगले वाला हमारे बह गया। तो ये बहने वाला जो है इसको हमने हरे से कर दिया। फिर हमारे हो सकता है कि शुरुआत में अब ये था और फिर वापस बारिश में कमी आई, तो बारिश में कमी आई तो शुरुआत में क्या होगा, वाटर डेफिसिट नहीं होगा। जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर गया था वो वापस यूज होगा, वो वापस सूखेगा शुरुआत में। तो यहाँ पे हमने पीले से इसको कर दिया, ये वापस सॉइल का मॉइस्चर यहाँ सूख गया और उसके बाद में वापस क्या, वाटर डेफिसिट हो गया। अब इसके हम 4 लेजेंड बनाएंगे, तो 4 लेजेंड साइड में बनाए, जैसे सिंबल बनाते हैं ना कौन सा क्या है। तो अब जैसे कि मान लो कि वाइट वाला है, ये वाइट वाला है, वाइट वाले के लिए हमने बना दिया वाटर डेफिसिट। लाल कलर वाला बना दिया, लाल कलर वाला बना दिया। लाल कलर में शेड में क्या हो रहा है, सॉइल मॉइस्चर रिचार्ज वापस। इस तरीके से हरे का, इस तरीके से पीले का, चारों को दिखा दिया। हमें पता चल रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में यहाँ पे क्या है, पानी की कमी है। जून में फिर बारिश अच्छी हो रही है, तो शुरुआत में क्या, मर्दा पानी लेगी। मर्दा पानी लेने के बाद एक्स्ट्रा पानी होगा, वो बह के नदियों में चला जाएगा। उसके बाद में वापस पानी की कमी होगी, तो शुरुआत में जो मर्दा में पानी था वो सूखेगा, फिर वापस मर्दा में फिर वहां पे बारिश में पानी में कमी हो जाएगी। इस तरीके से वाटर बजट डायग्राम ये है। अब हमारे जो बचा है वो है लास्ट पवनारेख। ये वैसे तो विशिष्ट प्रकार का डायग्राम लिखा है जेपी शर्मा ने, और यहाँ पे तो विंड रोज वैसे क्या है, विंड रोज में एक तो सिंपली पूछा जाएगा विंड रोज क्या होता है। विंड रोज में एक तो कौन सी दिशा से पवनें आ रही है किसी स्थान पे, कौन सी दिशा से पवनें आ रही है। जैसे मान लो कि ये 4 दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। मान लो पूर्व से कोई हवा आ रही है कि मान लो ये इतनी आ रही है, तो इनके दिनों की संख्या लिख ली। अब जैसे ये थोड़ा विशेष विंड स्पीड का डायग्राम है, ये विंड स्पीड का डायग्राम है हमारे। अगर मान लो सिंपल विंड रोज डायग्राम है, सिंपल स्टार डायग्राम है, तो सिंपल में क्या होगा, सिंपल में केवल जो इसकी चौड़ाई होगी वो कितने दिन है उससे होगी। मिश्रित होगा तो मिश्रित के अंदर क्या होगा, मिश्रित के अंदर दिन भी होगा और साथ ही साथ में जो हमारे विंड रोज की स्पीड है वो भी साथ में होगी। बीच में जो हम लिखेंगे, मान लो सवाल पूछा जाए विंड रोज में बीच में लिखे हुए क्या होते हैं, बीच में लिखे हुए शांत दिन होते हैं, बाकी
समय किसी कभी तो उत्तर से आ रही, कभी पवन कभी पूर्व से आ रही, कभी दक्षिण से आ रही है, बीच में आ रही है तो उत्तर पूर्व हो गई, ऐसे बीच में भी बना सकते हैं। 4, 8, 12 जितनी दिशाएं बना सकते हो, जितनी मर्जी पड़े उतनी बना सकते हो। मुख्यतः ये लगभग 4 और 4 8 का बनाया जाता है। तो इसमें बीच में जो होते हैं वो शांत दिन होते हैं, उसमें हवा मतलब चलती नहीं है, तो वो बीच में लिख दिया जाता है, बाकी वाले वैसे हो जाते हैं। तो ये विंड स्पीड वाले जो दिन है भाई, कौन सी कहाँ से कितनी चलती है, इस हिसाब से इन्होंने बनाया है। तो ये मोटा मोटा इसके कोई ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे पूछा जाएगा तो इसमें एक तो सिंपल विंडरोज डायग्राम हो गया, एक मिश्रित हो गया, एक विजिबिलिटी का भी साथ में होता है, विंडरोज एंड विजिबिलिटी डायग्राम। तो उसमें क्या होता है, विजिबिलिटी भाई जो विंड है जो आ रही है उसमें विजिबिलिटी का परसेंटेज के आधार पे बनाया जाता है। तो ये तो जो विंडरोज डायग्राम हो गया। तो ये 1D डायग्राम हमारे पूरे हो गए। अब हम बढ़ते हैं 2D डायग्राम की तरफ। तो 2D डायग्राम की बात करें तो 2D डायग्राम में हमारे पास में कौन से थे, हमारे पास में जो डायग्राम थे 2D में वो है इकाई वर्ग, दूसरा वर्गाकार ब्लॉक, तीसरा है आयताकार और चौथा है वृत्त और पांचवा है वलय। तो सबसे पहले लेते हैं हम इकाई वर्ग। इकाई वर्ग डायग्राम लेते हैं, यूनिट स्क्वायर डायग्राम लेते हैं। इकाई वर्ग, तो इकाई वर्ग में क्या हुआ, इकाई वर्ग में आपके मान लो कि कुछ आंकड़े हैं उनको जमा दिया, उन आंकड़ों में जमा दिया, मान लो किसी जगह के फूड प्रोडक्शन के आंकड़े थे, मान लो राजस्थान के थे, तो मान लो कि गेहूं है, चावल है, या फिर किसी जिले के आंकड़े थे तो मान लो कि राजस्थान के जयपुर जिले के आंकड़े, यहाँ बाजरा है, ज्वार है और इसके अलावा गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार और जौ हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास 5 फूड क्रॉप्स के आंकड़े हैं। तो मान लो कि सबसे कम है जौ हुआ, उस ये 5 लाख टन हुआ, मान लो 5 टन हुआ या 5 लाख टन हुआ, ज्वार है वो 10 लाख टन हुआ, बाजरा 15 हुआ, चावल 20 हुआ और गेहूं है वो 40 लाख टन हुआ। ये हमारे क्या है आंकड़े। अब हमें क्या है जो मिनिमम है, सबसे मिनिमम यूनिट की एक स्क्वायर बना देना है। तो सिंपल एक यूनिट स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का अगर हम यूनिट स्क्वायर बना रहे हैं, 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर का बना सकते हो यूनिट स्क्वायर, मतलब इकाई वर्ग एक ऐसा। तो मान लो कि मैंने बनाया 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का, तो इसको जौ के लिए मैं 1 बना दिया डब्बा, ज्वार के लिए 2 बना दिए, 5 लाख टन 5 लाख टन, इसकी एक मैंने वैल्यू फिक्स कर दी 5 लाख टन। तो मैं यहाँ जो डायग्राम बनाऊंगा तो यहाँ लिखूंगा ज्वार, ज्वार के ऊपर बना दिया 1 डब्बा, फिर लिखा जौ लिख दिया, तो जौ के ऊपर 1 डब्बा बना दिया, ज्वार लिखा, ज्वार में 2 डब्बे बना दिए, बाजरा में वैसे 3 बना दिए, चावल में 4 बना दिए। तो एक आपको विजुअलाइजेशन बन रहा है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और यहां 4 की जगह 8 बना दिए, तो पता चल रहा है कि भाई कौन सा प्रोडक्शन किसका ज्यादा हो रहा है आपको चित्र भर देखने से। ये स्क्वायर की शेप है वो थोड़ी सी मैंने अच्छी नहीं बनाई है, रनिंग में अभी पढ़ा रहा हूं, तो उस हिसाब से जब प्रैक्टिकल में कोई भी काम करते हैं तो वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये हो गया यूनिट स्क्वायर डायग्राम। इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई दोनों हैं वो काम में ली जा रही है 2D डायग्राम में। अब आगे चलते हैं। आगे जो हमारा डायग्राम है वो है वर्गाकार ब्लॉक डायग्राम। तो वर्गाकार ब्लॉक डायग्राम है, नाम से ही पता चल रहा है कि वर्गाकार हमें क्या बनाने, ब्लॉक बनाने हैं। तो वर्गाकार ब्लॉक की बात करें तो इसमें मान लो कि वहां तो बहुत सारी एक यूनिट बना रहे थे, तो वर्गाकार ब्लॉक में यहां मान लो किसी फूड का, मान लो कि वो ज्वार है, बाजरा है, या फिर
गेहूं है, उसकी हर एक का एक ही डायग्राम बनाएंगे, एक ही स्क्वायर बनाएंगे। जैसे सेम आंकड़े हैं, कौन से वाले, जैसे ये आंकड़े सेम इसी का ही बनाना है, तो इसी का ही मान लो बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें मान लो कि शुरुआत वाले था तो उसका मान लो कि ये बना दिया एक, इसके मान लो इस भुजा का मान है भाई 1 सेंटीमीटर, भाई 1 सेंटीमीटर का हमने वैल्यू 5 रख दिया, तो 5 लाख टन के लिए हमने एक वैल्यू फिक्स कर दी, बराबर क्या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू मान लो 20 लाख टन है, कितनी है 20 लाख टन, तो 20 में क्या करेंगे, 20 लाख टन में हम भाग देंगे, 20 लाख टन में अब क्या करेंगे 5 लाख टन का भाग देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम कैसा स्क्वायर बनाएंगे, 4x4 का, बिल्कुल नहीं, हम बनाएंगे, अब मान लो यहां क्या है एरिया, ये तो एरिया की क्या बनाएंगे भुजा, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की जब अंडरूट निकालते हैं तो उसकी भुजा का मान आएगा 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का अंडरूट 1 ही होता है, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर बन रहा है, यहाँ 20 लाख टन वाले का क्या बनेगा 2 सेंटीमीटर की रेखा बनेगी, ये 2 बन गया। 40 है तो 40 में 5 का भाग दिया, आया 8 का अंडरूट निकला 2.8 या 2.9 के करीब, तो 2.9 की भुजा इधर, 2.9 की इधर, ये आपके बन गया गेहूं का। इस तरीके से अब कंपेयर हो रहा है कि ये जौ बिल्कुल कम हो रहा है, ये आपके जो ये गेहूं ज्यादा हो रहा है, ये दूसरी फसल है चावल कम हो रही है, इस तरीके से पता लग रहा है, एक एक ही डायग्राम बनाएंगे वर्गाकार ब्लॉक। अब जो हमारा तीसरा प्रकार आता है वो आता है आयताकार ब्लॉक डायग्राम, रेक्टेंगुलर ब्लॉक डायग्राम। तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक डायग्राम है, इसमें क्या करेंगे, जहां पे वहां बना रहे थे वर्ग, यहां क्या बनाएंगे आयत। तो आयत बनाने के मान लो इसमें 2 तरीके हैं, एक तो सिंपल इसी के अंदर एक के अंदर एक बना दें, एक भाई ये कोई किसी का प्रोडक्शन, ये फिर उसी का प्रोडक्शन, ये इसी का प्रोडक्शन, ये इसका प्रोडक्शन, और बाहर वाला, इन सब में अलग अलग कलर कर दें, सबसे ज्यादा वाला जो है वो बाहर रख लें और सबसे कम वाला बीच में रख लें, ताकि क्या ये ऐसे पट्टियों में हमें दिख सके। तो अलग अलग इसमें कलर कर लें, शुरुआत वाले में जैसे ये लाल कर दिया मैंने, इस वाले का मैंने वाइट कर दिया, फिर मैंने इसका हरा कर दिया तीसरे वाले का। तो इस तरीके से मैं अलग अलग कलर कर दूं और उनके अलग अलग कलरों के नाम लिख लूं, तो रेक्टेंगुलर में एक तो ये हो गया। एक है कि डिवाइडेड रेक्टेंगुलर डायग्राम, रेक्टेंगुलर को क्या है डिवाइड कर देना है, और रेक्टेंगुलर को डिवाइड करने का तरीका देखें तो मान लो कि ये इसको यहां ले लिया, और अब मान लो एक रेक्टेंगुलर बनाया, अब जैसे ये रेक्टेंगुलर बनाया तो इसमें क्या है, रेक्टेंगुलर में अलग अलग जो आयत है वो अलग अलग फसलों के लिए बना दिए, ये बना दिया बाजरा के लिए, ये बना दिया गेहूं के लिए, ये चावल के लिए, ये जौ के लिए, ये ज्वार के लिए। तो इस तरीके से अब इनके क्या है, आयत की भुजाएं क्या अलग अलग होती है, वहां पे आयत की भुजाएं, वर्ग की भुजा तो एक ही है, आयत की भुजा हमें सेट करनी होगी, और वो लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती है। तो इस तरीके के आंकड़े है वो आपको क्या है जब दिए जाए तो उनकी भुजाएं सेट करने होगी, ताकि आयत सेट हो जाए, इसमें भी और इसमें भी। यहाँ कम से ज्यादा लिखो तो सेट हो जाएगी, यहाँ पूरे का कर लो और सब में डिवाइड कर लो, एक भुजा इसमें कॉमन रहेगी, यानी कि जो इसकी जो लंबाई है ये कॉमन रहेगी, चौड़ाई आप वेरी कर सकते हो, तो एक लंबाई है वो फिक्स है और चौड़ाई आप इसकी वेरी कर लो, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर। अब अगला आता है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम आपने बहुत सुना होगा, पाई डायग्राम या वर्तारेख। वर्तारेख में क्या होता है, वर्तारेख में हम क्या लेते हैं, वृत्त लेते हैं। वर्तारेख में हम क्या लेते हैं, वृत्त लेते हैं। जैसे ये वृत्त, ये मैंने क्या ले लिया है 2D वृत्त, इसको मैं मिटा लेता हूं।
शेप और वृत्त ले लिया मैंने, ये तो ये वृत्त ले लिया मैंने। और इसमें वृत्त में क्या है, 360 डिग्री होते हैं, वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। और आपके पास कोई भी चीज है वो होती है 100%। 100% बराबर क्या है, 360 डिग्री। अब मान लो मैं कहूं कि 10 डिग्री कितना होगा, मतलब 10% कोई चीज है तो वो कितनी होगी, 36 डिग्री। तो यहां चांदे से रख लोगे और 36 डिग्री का कोण बना के ये आपके शेडेड कर दिया। जनरली इसमें क्या है, अब जैसे बिजनेस वाले तो यूज कर लेते भाई मेरा खर्चा किस में कितने % हुआ, तो वो पाई चार्ट से बता देंगे। बैंक में आपका निवेश है तो वो अलग बता देंगे। हमारे जो भूगोल में यूज है, भूमि उपयोग, लैंड यूज, कितनी जमीन, भाई ये सबसे ज्यादा 50% है कृषि में, तो ये हमारा जो ये हो गया कृषि वाला। फिर ये जैसे भाई लाल कलर वाली ये फॉरेस्ट में, फिर ये हमारा जो बिल्टअप एरिया है उसमें है। तो इस तरीके से भाई एक हरे वाला जैसे फॉरेस्ट कर दिया, ये बिल्टअप हो गया। इस तरीके से अलग 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 हम इसके पाई चार्ट के अलग 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 जितने डिग्री, जितने % है उस हिसाब से डिग्री बना देंगे। तो इसमें आपके पास आंकड़े होंगे, आंकड़ों का टोटल कर दो, टोटल करके उसमें कितना है उसका % निकल जाएगा। % से डिग्री बना सकते हो, या डिग्री में दिया हुआ है तो डिग्री से वापस आंकड़े ला सकते हो। कितना उत्पादन हुआ वो देख सकते हो, कितना भूमि उपयोग है ये देख सकते हो। तो ये वाला सिंपल है। अगला जो है, अगला है ये पाई चार्ट था या पाई डायग्राम था, वर्त आरेख था। अगला है रिंग डायग्राम। रिंग डायग्राम में जो आंकड़े हैं वो रिंग में ही बनाए जाते हैं। मान लो कि ये मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा शेप में ले लेता हूं। ये लिया, फिर अब इसमें जो रिंग है वो या तो आप एक के बीच में एक रख सकते हो, एक के बीच में एक रख सकते हो। ये मूव नहीं कर रही, मतलब इनका सेंटर जो है वो एक ही है। तो या तो ऐसे ले सकते हो, और या फिर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक तरफ रख लो। इस तरीके से भी रख सकते हो। तो ये इनके दोनों तरीके, इसमें त्रिज्या भर लेंगे, कम वाले आंकड़े बीच में रख लेंगे और बाकी वाले ज्यादा रख लेंगे। ये रिंग डायग्राम है। पाई चार्ट जैसे ही, इसमें डिग्रियों में नहीं रखते, इसमें त्रिज्या में पाई आर स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से इसमें वैल्यू रखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर स्क्वायर है उसमें वैल्यू रख के अपन रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पांचों तरीके जो डायग्राम है ये 2 डायमेंशनल डायग्राम है, द्विविमीय डायग्राम है। अब हमारा त्रिविमीय डायग्राम है। तो त्रिविमीय 3 डायमेंशनल में मेनली तो 2 है। एक तो है आपका क्यूब, ये इस तरीके से जैसे क्यूब बन गया। अब जैसे मैं इसमें शेप में डालूं तो शेप में भी आ जाएगा, 3D में क्यूब है ये जैसे आ रहा है, ये क्यूब आ गया। तो ये 3 डायमेंशनल में क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की जो भुजाएं हैं वो बिल्कुल समान रहती है। इसमें जो लंबाई चौड़ाई की ऊंचाई की भुजाएं हैं वो समान रहती है। तो इन सारी भुजाएं समान रहती है और इसमें 3 डायमेंशनल वैल्यू में आप रख लो तो ये आंकड़े थोड़े और छोटे कर देंगे।
जैसे कि आपने जनसंख्या मैप देखा था, तो जनसंख्या मैप में अपन दो चीजें यूज कर रहे थे डॉट मैप के अंदर नगरीय जनसंख्या दिखाने के लिए। तो नगरीय जनसंख्या दिखाने के लिए एक तो यूज कर रहे थे स्टैंडी गियर में गोला यूज कर रहे थे। ये अब जैसे स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है, तो वैसा ही हम क्या कर रहे हैं थे यूज, वहां पे कर रहे थे गोला। तो ये जैसे स्फीयर यूज कर रहे थे, या फिर वहां पे सर्कल यूज कर रहे थे। तो सर्कल वाले में तो सिंपल जो अर्बन जनसंख्या है वो थोड़ा मतलब ज्यादा हो तो, और बहुत ज्यादा हो तब 3D है और कम स्थान घेरता है। 2D से भी कम स्थान 3D घेरता है, इसलिए अर्बन में स्टैंडी गियर में हम क्या यूज करते थे, ये स्फीयर गोला। और जो सर्कल वाला था वो उसमें स्टील जैन बोर का जो मेथड था वो सर्कल के लिए यूज करता था, वो 2D था, ये 3D है। तो इसमें जो आंकड़े होते हैं उसमें पहले एरिया निकाल लो, एरिया में भाग देके अब मान लो क्यूब रूट निकालेंगे। इसमें क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट निकालेंगे तो आपको इसकी भुजा मिल जाएगी और यहां पे आपको इसकी रेडियस मिल जाएगी। तो पहले तो वॉल्यूम निकल गया और वॉल्यूम में भाग दिया, वॉल्यूम का आपने क्या अंडर रूट निकाला, तो आपको एक इसमें भुजा मिल जाएगी, उस वाले में आर मिल जाएगी। तो इसमें भुजा से अपन ड्रॉ कर लेंगे, इधर आर से इसको ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल वाले में क्या वॉल्यूम की जगह एरिया होता है, तो एरिया का क्या हमारे निकालना होता है, अंडर रूट निकालना होता है। तो ये कैलकुलेशन है सिंपल। एक आप फिक्स कर लो, जैसे छोटे से बड़े की ओर फिक्स कर रहे हो, तो एक छोटे की 1 सेंटीमीटर फिक्स कर ली भाई, इतने एरिया के लिए 1 सेंटीमीटर का मैं क्या बनाऊंगा, ये बनाऊंगा क्यूब, घन बनाऊंगा। इतने एरिया के लिए मैं ये, इतने फूड प्रोडक्शन के लिए मैं ये क्या बनाऊंगा, इतना गोला। फिर अब दूसरे हैं उसमें वो भाग दिया और वो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा और वॉल्यूम का फिर अंडर रूट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से एक भुजा को हमें अनुमानित फिक्स कर देना, फिर उसके आधार पे दूसरी भुजाएं निकल जाएगी या दूसरी रेडियस निकल जाएगी। तो ये वाला हो गया। अब कुछ स्पेशल प्रकार के डायग्राम में, तो जो हमारा अगला आरेख है स्पेशल टाइप का वो है त्रिआधारी या टर्नरी डायग्राम। त्रिआधारी आरेख या त्रिकोणकारी आरेख भी इसको कहते हैं, टर्नरी डायग्राम या ट्रायंगुलर डायग्राम भी कहते हैं। इस आरेख में हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं। इसका एक तो पूछा जाता है कि इसका उपयोग करके नगरों का क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो अशोक मित्रा ने दिया था 1961 में, और 1971 में भी इन्होंने किया था। हमारे पूछा जाता है 1961 क्योंकि तब इन्होंने पहले यूज किया था। इन्होंने नगरों का क्लासिफिकेशन यूज किया, नगरों के 3 एलिमेंट लिए, नगरों को 3 श्रेणियों में बांटा। एक तो इंडस्ट्रियल टाउन औद्योगिक नगर, दूसरा सर्विस टाउन सेवा नगर, और तीसरा ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट नगर यानी कि व्यापार और परिवहन नगर। इसमें तीनों तरफ जो 0 से 100 तक की वैल्यू लिख लेते हैं। मिट्टियों के लिए भी ये वाला जो डायग्राम है यूज कर लेते हैं। मिट्टी में 3 एलिमेंट होते हैं, एक होता है सैंड, एक होता है सिल्ट, एक होता है क्ले। अब मान लो इस तरफ सैंड ले ली, इस तरफ 0 से ये 100 इस तरफ ले लेंगे, ये सिल्ट हो गया, ये सैंड हो गया, और इस तरफ जो 0 से 100 है, 0 इधर रखेंगे, 100 इधर, ये हो गया क्ले। तो सैंड को 0 से जब ऐसे शुरू करेंगे तो ये हमारे पट्टा बनेगा ऐसे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इधर से करेंगे तो सिल्ट वाले पट्टे ऐसे बनेंगे 0 मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जो भी। और फिर तीसरी तरफ से जो हमारा होगा, तीसरी तरफ से अगर करें, मान लो इसके लिए मैं थोड़ा और कलर यूज कर लूँ इसका, हरे वाला। 0 किधर है, इधर, इसके पैरेलल लेंगे तो 0 इस तरफ, 0 मतलब 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरीके से ये बनेंगे। अब कोई भी वैल्यू होगी वो 100% होगी और वो 100% हमारे यूज होगी, तो वो 100 में ही होगा। मान लो 33% हो तो सबसे बीच में आ जाएगी, मतलब 33 ये आ जाएगी, मतलब 33% ये आ जाएगी, 33% ये आ जाएगी, 33। किसी में मान लो सेंड है यहाँ पे, जैसे कि मान लो 50% है, तो 50% का आंकड़ा जो जहाँ जा रहा है 50% होगा, मतलब जो बिंदु तीनों तरफ कट रहा है वो होगा हमारे। मान लो कोई भी ये बिंदु है, तो ये वाला भाई ये यहाँ कट रहा है, यहाँ वाले का यहाँ कट रहा है और यहाँ वाले का यहाँ कट रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये तीनों बिंदु है, इसको मैं थोड़ा सा कलर अलग कर देता हूँ, यहाँ वाले का यहाँ कटा, यहाँ वाले का यहाँ कटा, यहाँ वाले का यहाँ कटा। तो इस तरीके से जो वैल्यू है हमारी 100% होगी टोटल, और ये ऐसे हम रख सकते हैं। और तरह के क्लासिफिकेशन है वो भी मतलब इसके द्वारा अपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे सबसे लास्ट जो आरेख बनता है, आरेख बचता है स्पेशल तरह का, वो है स्केटर डायग्राम। स्केटर डायग्राम में जो हमारा जो इसमें क्या होता है कि ग्राफ नहीं होता, ओनली पॉइंट होते हैं। इन पॉइंटों को देख के हम, जैसे मान लो उसमें कोई संबंध है तो देख सकते हैं, एक वेरिएबल है कोई, मान लो x और एक y वेरिएबल है, तो उन दोनों में हम संबंध डॉट के आधार पे, भाई ये पॉजिटिव है या फिर ये वाला है तो ये डॉट लगे हुए नेगेटिव है, या फिर इसमें कोई पता नहीं लग रहा है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी जो डायग्राम की क्लास है आपको कैसी लगी? अगर डायग्राम क्लास अच्छी लगी है और तो लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली जो क्लास है उसमें हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, तो अपना फीडबैक ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।